अखीरपुर कस्बा बेहद अच्छा कस्बा है। इस कस्बे के चारों ओर जंगल, सुंदर पहाड़ियाँ, झरने और तालाब हैं, जो कि इस कस्बे की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। हमारा अखीरपुर तो इतना सुंदर है कि मैं तो मरने के बाद भी यहीं रहना चाहता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हैं आप महाराज? सच ही कह रहा हूँ। हमारा राज्य किसी स्वर्ग से कम है क्या? नहीं महाराज, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उतनी सुंदरता शायद स्वर्ग में भी नहीं होगी जितनी हमारे राज्य में है। पर यही सुंदरता हमारे राज्य के लिए अहितकारी बनी हुई है। इस बात का तो मुझे भी गम है महारानी कि कहीं ये सुंदरता एक दिन हमारे राज्य की जनता के लिए दुश्मन न बन बैठे। जब भी किसी पड़ोसी राज्य के राजा को हमारे राज्य की सुंदरता के बारे में पता चलता है, वो हमारे राज्य पर कब्जा करने की कोशिश करता है। सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं महाराज। आपके रहते हुए कोई दुश्मन हमारे राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ महारानी, मैं कब तक अपने राज्य की रक्षा करता रहूंगा? अब मुझे राजगद्दी के लिए कोई उत्तराधिकारी चाहिए। राजा की इस बात से रानी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वो इस राज्य को इसका उत्तराधिकारी नहीं दे पाई थी। राजा तो वैसे बेहद बहादुर थे, लेकिन अब उनकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए महाराज। यही राज्य के हित के लिए आवश्यक है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपको और इस राजघराने को इसका वारिस नहीं दे पाई। इतना कहते हुए रानी की आंखों से आंसू टपकने लगे। आप अपने ये अनमोल आंसू मत बहाइए महारानी। आप हमें वारिस नहीं दे पाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कि वो कब किसके घर में खुशियाँ दे और कब किसकी खुशियाँ छीन ले। ठीक कहा महाराज आपने, पर अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। मैं जल्द ही आपके दूसरे विवाह की तैयारी करती हूँ। अब पूरे कस्बे में खुशियाँ छा जाती है, क्योंकि राजा दूसरी बार निकाह कर रहे थे। महल के साथ साथ पूरे कस्बे को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था और बड़े ही धूमधाम से राजा का दूसरा निकाह कर दिया जाता है। हे ईश्वर, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार मुझे अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी मिल जाएगा। देखते ही देखते राजा के दूसरी निकाह को भी 2 साल से अधिक वक्त हो जाता है, लेकिन दूसरी बीवी से भी राजा को कोई बच्चा नहीं हो पाता। लगता है मैं खुद ही अभागा हूँ, इसीलिए भगवान भी मुझ पर अपनी दया नहीं दिखा रहे हैं। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। आपकी दूसरी शादी से भी आपको संतान नहीं हुई। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही वो खास आदमी हम सबके सामने आ जाए, क्योंकि अब तो मेरा शरीर भी धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है। तभी राजा जोर से खांसने लगता है। आप ठीक तो है ना महाराज? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा मन दुखी है। आप पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दीजिए कि जो भी किसी तरह से मेरे मन को खुश करेगा, मैं उसे इनाम के तौर पर राजा बना दूंगा। ठीक है महाराज, मैं आपका ये संदेश पूरे राज्य में फैला देती हूँ। अब रानी के कहने पर कुछ संदेशवाहक पूरे कस्बे में राजा की कही हुई बात को फैला देते हैं कि जो भी राजा के मन को प्रसन्न करेगा वो इस कस्बे का राजा बनेगा। ये खबर सुनकर कस्बे के सभी लोग अलग अलग तरीके अपनाने लगे। ले लीजिए महाराज, ये सुगंधित फूलों की माला पहन लीजिए। ऐसे फूल तो मैंने आज तक नहीं देखे। महाराज, मैं इन फूलों को हिमालय पर्वत से खास आपके लिए लेकर आया हूँ। वो आदमी राजा के गले में फूलों की माला डाल देता है, पर इससे राजा का मन खुश नहीं होता और वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। तभी दूसरा आदमी आगे आता है। ये लीजिए महाराज, मैंने ये वस्तु खास आपके लिए बनाया है। सर्दियों में भी आपको गर्मियों का एहसास देगा। वो आदमी राजा को कोट देता है, लेकिन राजा उसके वस्त्र से भी खुश नहीं होता और वो आदमी भी वहाँ से निकल जाता है। अब फिर तीसरा आदमी राजा के पास आता है, जिसके हाथ में एक बेहद बड़ा घड़ा होता है।
वो उस घड़े को राजा के सामने रखता है। ये लीजिए महाराज, मेरी तरफ से ये एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। राजा उस घड़े के पास आकर बोलते हैं। क्या है इस घड़े में? आप खुद ही देख लीजिए महाराज। राजा अपने हाथ घड़े के अंदर डालता है और उसमें से सोने चांदी के सिक्के और कुछ कीमती उपहार निकालता है। ये सब क्या है? महाराज, ये सब मेरी और मेरे कई खानदानों की कमाई हुई दौलत है जो आपको तोहफा देने के लिए मैं लाया हूँ। मैंने तो ऐसे किसी धन की अपेक्षा नहीं की थी और ये सब तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैं ये सब हरगिज अपना नहीं सकता। ले जाओ इसे। वो आदमी अपना घड़ा उठाकर वहाँ से वापस हो जाता है। इस तरह से और भी कई लोग आते हैं और राजा को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजा खुश नहीं होता है। मुझे लगता है कि अब मैं कभी भी खुश नहीं होऊंगा। तभी एक बावर्ची राजा के दरबार में आता है। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको खुश करूंगा। अब तुम क्या लेकर आए हो मुझे खुश करने के लिए? मैं कुछ लेकर नहीं आया हूँ महाराज, बल्कि मैं तो आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। आप मेरी फरमाइश कबूल करें और मेहरबानी करके आप मेरे साथ चले। कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ महाराज। क्यों? ऐसा क्या है जो तुम यहाँ पेश नहीं कर सकते? जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पर भी लेकर आ सकता था, पर उसको कबूल करने के लिए अगर आप मेरे घर पर आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी महाराज। और वैसे भी वो चीज यहाँ लाने पर ठंडी और स्वादीन हो सकती थी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो बावर्ची राजा को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ पर उसने बेहद सारे लजीज पकवान बनाकर रखे होते हैं, जिसमें से लजीज पकवानों की खुशबू आ रही होती है। और वो एक एक करके सभी लजीज दावत राजा के सामने परोसता है। ये लीजिए महाराज और खाइए। ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैंने सुना है कि इंसान के दिल का रास्ता उसके मुंह और पेट से होकर गुजरता है। राजा को बेहद भूख लगी थी, इसलिए वो बेहद चाव से दावत खाने लगे। आज तक राजा ने इतना स्वादिष्ट दावत नहीं खाया था। राजा को उस बावर्ची के हाथ का बना हुआ दावत सचमुच बेहद पसंद आता है और राजा वो दावत खाकर मन से खुश हो जाते हैं। तुमने आज मुझे पूरे मन से खुश कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें खीरपुर का राजा घोषित करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनो। जी महाराज, कहिए। राजा बनने के बाद भी मुझे ऐसा ही लजीज खाना खिलाओगे क्या? हाँ महाराज, जरूर खिलाऊंगा। मैं सच कहूँ तो मैंने आज तक किसी भी राजशाही दावत में इस तरह का खाना नहीं खाया था और ना ही हमारे दरबार के किसी भी रसोइये के हाथों में ऐसा जादू है जो कि तुम्हारे हाथों में है। चलो, अब तुम मेरे साथ चलो। अब राजा उस बावर्ची को अपने साथ राज दरबार में ले आता है और राजा अपने हाथों से उसे राज मुकुट पहनाकर और राजगद्दी पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक करता है। आज के बाद तुम खीरपुर के नए राजा हो और मैं इस पद का सारी जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपता हूँ। बावर्ची अब खीरपुर का राजा तो बन गया था, पर उसमें अभी भी वही नम्रता और सादगी थी। वह अपने पूरे राज्य दरबार के लिए अपने हाथों से दावत बनाया करता था, जिस कारण सभी दरबारी उससे बेहद खुश थे। शायद आपकी किस्मत में इस महान राज्य का राजा बनना लिखा था, इसीलिए 2 शादियां करने के बाद भी महाराज को कोई भी संतान नहीं हुई। शायद हाँ, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, पर उससे भी अच्छा है मेरे हाथों का स्वाद, जिसके सभी लोग दीवाने हैं। और उससे भी बड़ी बात है आपकी नम्रता, जो कि एक राजा बनने के बाद भी वैसी ही बनी हुई है जैसा कि राजा बनने के पहले थी। ये सब तो आप सभी का प्यार है महारानी, और मैं हमेशा इस प्यार की इसी तरह से कद्र करता रहूंगा। आज हमारी और महाराज की 50वीं सालगिरह है। क्या आप आज दावत में कुछ अलग बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं महारानी।
आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही खाने में बना दूंगा। आज खाने की फरमाइश मैं खुद नहीं करूंगी। आपको जो भी पसंद हो आप अपनी मर्जी का बना सकते हैं। और आज की ये दावत आपकी ओर से हम दोनों के लिए एक बेहतरीन तोहफा होगी। ठीक है महारानी, मैं आपको और महाराज को बहुत ही शानदार और लजीज खाना खिलाऊंगा। बावर्ची राजा उसी दिन से रात के खाने की तैयारी में लग जाता है। वो पूरी मेहनत और लगन से दावत बनाता है और रात होने से पहले ही वो सारी दावत बनाकर तैयार कर देता है और दरबार में जाकर सभी को दावत के लिए आमंत्रित करता है। दावत की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। आप सभी आइए और दावत का लुत्फ उठाइए। रानी और महाराज के साथ साथ सभी मंत्री और दरबारी दावत का आनंद लेने के लिए शाही भोजन कक्ष में आ जाते हैं और बावर्ची राजा सबको अपने हाथों से दावत परोसता है। आपकी ये दावत मैं तो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मैंने आज तक कभी भी ऐसा उपहार नहीं पाया है। ये तो मेरा सौभाग्य है महारानी कि जो मुझे आप लोगों को खाना खिलाने का मौका मिल रहा है। रानी और महाराज के साथ साथ सभी दरबारी भी पेट भर के दावत खाते हैं। खीरपुर कस्बे में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से दुश्मन अपनी सेना लेकर खीरपुर कस्बे पर आक्रमण कर देता है। ये देखकर सभी लोग खौफजदा हो गए, लेकिन राजा बावर्ची निडर होकर अकेले ही दुश्मन का सामना करने निकल पड़े। ये क्या राजा, तुम अकेले और बिना हथियार के ही हमसे लड़ने के लिए आ गए? क्या तुम्हारे सैनिक डर से भाग गए हैं? नहीं, ना मेरे सैनिक कहीं भागे हैं और ना मैं आपसे लड़ने के लिए आया हूँ। तो क्या बिना लड़े ही हार मान लोगे? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। मैंने सोचा कि आप बड़ी दूर से पैदल यात्रा करके आए हैं तो आप थक गए होंगे। क्यों ना आप ये जंग का विचार छोड़कर आराम करें और मैं आपके लिए अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना बनाऊं। ये कैसी बातें कर रहे हो राजा? तुम युद्ध में भोजन बनाओगे, वो भी अपने हाथों से? कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? हाँ, मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगा और जब तक मैं आपको दुश्मन नहीं मानता, आप मेरे दुश्मन नहीं हैं और मेरी कोई चाल नहीं है। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। दुश्मन राजा सचमुच बेहद दूर से आने की वजह से बेहद भूखा और प्यासा था, इसलिए वो अपनी पूरी सेना लेकर राजा बावर्ची के साथ उनके महल में आ जाता है, जहां राजा बावर्ची अपने हाथों से सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। कहीं इस भोजन में जहर तो नहीं मिलाया है आपने? राजा बावर्ची सबके सामने पहले खुद सभी पकवानों को चखते हैं, जिससे दुश्मन राजा की ये शंका दूर हो जाती है और उसके बाद दुश्मन राजा बड़े ही चाव से बेहद सारे लजीज पकवान पेट भर कर खाते हैं। हमें आपके हाथ से बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया है और आपका ये खिदमत देखकर मैंने जंग का विचार छोड़ दिया है और आपसे दोस्ती करने का फैसला किया है। इस तरह से आपने भोजन बनाने के हुनर और अपनी सादगी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा बावर्ची ने कई युद्धों को रोककर अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लिया, जिससे वो पूरी दुनिया में बावर्ची राजा के नाम से मशहूर हो गए।